जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे ट्रांसलेशन होता है ना। उसमें मैंने आपको पूरी उसकी कौन कौन सी स्टेप्स होती है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट भाग लेते होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से समझा दिए थे। अब हम ये प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होती है, इसका डायग्रामेटिक जो डिमोस्ट्रेशन, मतलब आपको डायग्रामेटिक एग्जाम में समझाना भी पड़ सकता है, तो उसका डायग्राम आप कैसे बना के समझाएंगे, वो डायग्रामेटिक में आपको समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये अपना जो एमआरएनए रहता है, ये एमआरएनए अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए रहता है। इसमें ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडान के रूप में रहती है, कोडेड। तो आपको सभी को मालूम है कि जो पहला कोडान होता है वो एयूजी होता है। उस एयूजी कोडान के डायरेक्शन में ये अपना टीआरएनए रहता है, ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को लेके आता है। जैसे ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को लाएगा, राइबोसोम की जो सब यूनिट होती छोटी वाली टी सेस, वो जहाँ पर आकर एमआरएनए से जुड़ जाती है और इसको जुड़ने में हेल्प करता अपना इनिशिएशन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समारंभन कारक। जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये मिथियोनिन अमीनो एसिड यहाँ आके जुड़ता है। जैसे ये मिथियोनिन अमीनो एसिड आके जुड़ेगा तो राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट होती है 50S, वो भी यहाँ पर आकर जुड़ जाती है और ये अपना 70S एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जो राइबोसोम होते हैं, उस राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट होती है उसमें 2 साइट होती है, एक होती पी साइट और एक होती ए साइट। पी साइट जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है, ए साइट जहाँ पर अमीनो एसिड आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब जैसे टीआरएनए ए साइट पे आया तो फिर वो पी साइट पे जाएगा, पी से फिर ए साइट पे जाएगा। तो ये जहाँ पर अपनी इनिशिएशन या समारंभन प्रोसेस का हो जाता है। क्योंकि इनिशिएशन कोडान एयूजी होता है तो पहला अमीनो एसिड आपका मिथियोनिन आ गया। अब उसके बाद ये प्रोसेस जो है इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होगा, अगला टीआरएनए आ जाएगा। जैसे अगला टीआरएनए आएगा तो राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट होती है उसमें ए साइड वेकेंट हो जाएगी। ये ए साइड वेकेंट हो गई तो जहाँ पर ये टीआरएनए जहाँ पर ए साइड पर जाएगा। जैसे ये ए साइड पे जाएगा तो जो पहले से हमारा अमीनो एसिड जुड़ा था वो मिथियोनिन अमीनो एसिड और जो सेकंड अमीनो एसिड हमारा आया प्रोलिन, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और वो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन ए से पी साइड पर आ जाएगी। फिर ए साइड खाली हो जाएगी अगले अमीनो एसिड के लिए, टायरोसिन के लिए। टायरोसिन जहाँ आएगा, अब जैसे ये टायरोसिन आएगा तो ये अपना 2 अमीनो एसिड लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन फिर पी से ए पर जाएगी और टायरोसिन और प्रोलिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक कि टर्मिनेशन कोडान ना आ जाए, मतलब समापन कोडान ना आ जाए। और इस इलोंगेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब जो दीर्घन की प्रक्रिया है, इस दीर्घन की प्रक्रिया में अपना एक फैक्टर होता है इलोंगेशन फैक्टर, वो भी इस प्रोसेस को इन्हांस करने में, इस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है। इस टाइप से ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक कि हमारा लास्ट कोडान, टर्मिनेशन कोडान होता है UAA, UAG या UGA। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में एक के बाद एक अमीनो एसिड आ रहे हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हमारी लंबी हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है इलोंगेशन। हिंदी में बोलते दीर्घन, मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको कहा कि टर्मिनेशन कोडान आ गया आपका। टर्मिनेशन कोडान 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। इन तीनों में से कोई सा भी एक कोडान अगर वहां पे मौजूद होगा तो उस कोडान को रिकॉग्नाइज कर लेता है हमारा रिलीज फैक्टर।
जिसको हम लोग मोचन कारक कहते हैं। वो रिलीज फैक्टर क्या काम करेगा, जैसे ही वो उस टर्मिनेशन कोडान को कोड कर मतलब वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचानेगा, तो अब टीआरएनए अगला टीआरएनए किसी अमीनो एसिड को नहीं लेके आएगा। और जितनी भी हमारी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उस एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स से फ्री होगी, मतलब मुक्त होगी। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे टर्मिनेशन एंड रिलीज, मतलब समापन और मोचन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में जैसे मैंने अभी कहा कि ए साइट पे जहां पर कि अमीनो एसिड आके जुड़ना चाहिए टीआरएनए से, वहां पर रिलीज फैक्टर आके जुड़ जाएगा। क्यों रिलीज फैक्टर आके जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो रिलीज फैक्टर उस समापन कोडान को रिकॉग्नाइज कर लेगा, मतलब उस टर्मिनेशन कोडान को रिकॉग्नाइज कर लेगा, यूएए, यूएजी या यूजीए को। और जैसे ही उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो अब जहाँ पे कोई भी अगला अमीनो एसिड नहीं आएगा, और हमारी ये जो 5 अमीनो एसिड लंबी जो बनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें मिथियोनिन, प्रोलीन, टायरोसिन, एलेनिन और ल्यूसिन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी यहाँ से ये एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स से फ्री हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जैसे ये रिलीज होगी तो इसमें सबसे पहला चेंज आएगा कि इसके 2 एंड बन जाएंगे। मान के चलो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसके दो सिरे डेवलप हो जाएंगे। एक तो आपका एन टर्मिनस और एक सी टर्मिनस, मतलब एन सिरा और सी सिरा, ये दोनों टर्मिनस डेवलप हो जाएंगे। एन का मतलब अमीनो एंड और सी का मतलब कार्बोक्सिलिक एंड। और ये दोनों एंड जैसे ये जहाँ पे डेवलप हुए, ये आपका कहलाएगा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन मतलब स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड की सीधी सीधी जो श्रृंखला होती पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको हम लोग सरल प्रोटीन कहते हैं। सरल प्रोटीन जो रहते हैं वो प्रोटीन की पहली स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग प्राथमिक संरचना कहते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जो प्रोटीन होते हैं वो 4 लेवल की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो ये जो स्ट्रेट चेन है पॉलीपेप्टाइड की, मतलब अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन, ये प्रोटीन की सबसे सरल रूप है। और प्रोटीन का जब सबसे सरल रूप रहता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन रहता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जैसे मान के चलो अपन इसको एक सरल तरीके से समझते हैं, एक वायर है, ये वायर है, मान के चलो ये वायर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये तार का, काय का भी, कापर का या काय का वायर है। तो ये वायर सीधा कर दिया अपन ने, तो ये सीधा है, मतलब इसकी ये मतलब इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की। अब इस वायर को अपन कोइल्ड कर दें इसे, ये कहलाएगी आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसमें और सुपर कोइलिंग हो जाएगी तो ये कहलाएगी टर्सरी। और ये टर्सरी कोइलिंग और अल्ट्रा फोल्ड हो जाएगी तो ये कहलाएगी क्वाटरनरी। तो ऐसे प्रोटीन की 4 फॉर्म होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना। इस प्रकार से हमारा ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में राइबोसोम्स का, टीआरएनए का, एमआरएनए का, आरआरएनए का, इनिशिएशन फैक्टर का, इलॉन्गेशन फैक्टर का, रिलीज फैक्टर का, एटीपी का, है ना, इन सब का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस प्रकार से ये हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली मतलब हमारी बॉडी की जो हजारों हजार, जो लाखों लाख सेल है, उनमें ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन में ये जो अपने 3 डायग्राम के लेवल अपन ने बताए, इसके पहले 2 स्टेप होती है, वो मैंने आपको सुबह बताया था, मतलब पहले बताया था कि पहले एमिनो एसिड का संक्रियण होगा, मतलब एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा। फिर जो एक्टिव अमीनो एसिड है वो टीआरएनए से जुड़ेगा, वो टीआरएनए से जैसे ही जुड़ेगा तो प्रोसेस का समारंभन होगा, फिर दीर्घन होगा, फिर समापन होगा, मतलब इनिशिएशन होगा, इलॉन्गेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। इस टाइप से ये प्रोसेस अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं, ठीक है ना। ये अगर क्वेश्चन आता है तो जो
मैंने आपको सुबह मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बताया था वो, और ये दोनों आपको पूरा समझाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब अनुलेखन और अनुवादन, जिसको हम लोग जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये प्रोसेस कैसे रेगुलेट होगी, मतलब इस प्रोसेस का रेगुलेट होना भी जरूरी है, अदरवाइज अननेसेसरी प्रोटीन और एंजाइम्स और हार्मोन्स हमारी सेल के अंदर बन सकते हैं। तो इस प्रोसेस का जो रेगुलेशन कैसे होता है, जिसको हम लोग जीन अभिव्यक्ति का नियमन मतलब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, और वो कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, जिसको हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका वीडियो, उसे आप 100% देखना। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को लैक्टोज ओपेरॉन मॉडल, जो कि बायोलॉजी का एक सबसे कठिन कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, और उसी को हम लोग जीन अभिव्यक्ति का नियमन भी कहते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।